Hello everyone, welcome to the daily Hindu analysis that is being conducted by Level Up from Monday to Friday, right? We have been doing this class from around 25th of June. In case you are watching it for the first time, please make sure that you are covering the backlogs. If you are preparing for CLAT, this would be extremely important for your logical reasoning section, sorry, your English section, your critical reasoning section, the passages that you encounter in the examination, and also it would be extremely important for your GK and the current portions of legal. In case you are preparing for CUET, the session becomes extremely important for your paper 1, which is your language paper, because what we do is we try to understand the article, you read it from the newspaper then, and try to figure out the meaning of the words that you are not able to understand. And it also becomes important for your paper 3, where GK is one of the most important subjects. If you are preparing for IPMAT, this becomes crucial for your personal interviews, which have a weightage of around 35% if we talk about IPMAT Indore, which is the premium most 5-year management course in India. Chalo. Now coming on to the newspaper. The headline for today says the government tweaks export promotion plan to soften blow of US tariffs. इसको समझने का कोशिश करते हैं. चलो. मैंने आपको बताया था if there is a country A, if there is a country A if there is a country A and there is a country B, तो ये दोनों आपस में ट्रेड करते हैं. कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ये इसको सेल करता है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ये इसको सेल करता है ना. जब आप गुड्स और सर्विसेज सेल करते हो तो अगले से बदले में पैसे लेते हो, और पैसे किस फॉर्म में लेते हो? डॉलर के फॉर्म में लेते हो. तो जब तुम ज़्यादा ट्रेड करते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा डॉलर्स होते हैं, मतलब ऑल इन ऑल तुम्हारे पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है. बेसिकली तुम्हारी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होती है. नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री. इंडिया ऑल्सो सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट. अब जहाँ जहाँ इंडिया माल बेचता था उसमें से एक टॉप इम्पोर्टर था यूएसए. मतलब हम जहाँ जहाँ पे भी वी वर सेलिंग आर गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा बायर कौन था? यूएसए. व्हेन डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द पोटस, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पोटस, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं अमेरिका की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ. कैसे प्रोटेक्ट करूँगा? बाहर से आने वाले जो चीपर इम्पोर्ट्स हैं उन पे टैरिफ लगा के, लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप यूएस में ये पेन मान लो $5 का प्रोड्यूस हो रहा है, समवेयर अराउंड 500 रुपीज़. क्या यही पेन यूएस में लेट्स से 200 रुपये में भेज देता है, विच इज़ अराउंड रफली अराउंड 2.2 तो वहाँ का जो सिटीज़न है विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट बाइंग दिस पेन, जिस वजह से ये पेन बिकना बंद होगा. और फैक्ट्री क्लोज कहाँ पे होगी? यूएस की, क्योंकि ये पेन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था? यूएस में. तो प्रोडक्शन कहाँ की कम होगी? यूएस की. एम्प्लॉयमेंट कहाँ की कम होगी? यूएस की. एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी. इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग कम हो जाएगी. सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे. और इनकम कम होगी तो वो डिमांड भी कम करेंगे. तो यूएस की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए और मल्टीपल कंट्रीज़ पे टैरिफ्स लगाए, बट सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगाए इंडिया पे. पहला एक स्ट्रोक दिया 25% का, विच गॉट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अगस्त 2025 से ये लागू हो गया. और उसके बाद एक 25% का और शॉकर दे दिया, विच विल बी इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम 17 सितंबर 2025. अब जब ये डिसीजन आया तो इस डिसीजन का एनालिसिस किया गया, और एनालिसिस में एक चीज़ देखी गई कि अराउंड 55% ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस विल बी हैम्पर्ड. मतलब अगर इंडिया यूएस को 100 रुपीज़ का गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा था, 100 टाइप्स ऑफ आइटम्स, 100 टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज वी वर ऑफरिंग टू देम. आईटी सर्विसेज दे रहे थे, कुछ केमिकल्स दे रहे थे, क्लोथिंग दे रहे थे, मल्टीपल सेक्टर्स दे रहे थे. तो ऐसे 100 सेक्टर्स में से अराउंड 55 सेक्टर्स विल बी इम्पैक्टेड. इसमें प्रोमिनेंट नाम है योर केमिकल इंडस्ट्री, योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, योर आईटी इंडस्ट्री. ये तीनों चीज़ें इंडिया अमेरिका को सेल करता है, आईटी सर्विसेज सेल करता है. अब प्रॉब्लम ये है ये तीनों ही सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होती हैं, इसमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है. अब जब ये इम्पोर्ट्स कम होंगे जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था यूएस को,
वो जब कम होंगे तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे, यस और नो? यस। इसी को देखते हुए अब खाली अब आप समझो ना, अगर ये लेट्स से इस पेन ये पेन का मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गया, अब डोनाल्ड ट्रंप ने मान लो हम पे लगा दिया 50% टैरिफ, तो अब जो हम पेन $2.2 में भेज रहे थे, मान के चलते $2, टू तो बहुत कम हो गया, लेट्स से $4, और यूएस बना रहा था $5, क्योंकि मार्जिन बिजनेस में बहुत कम ही होते हैं। $4 पे जब वो 50% टैरिफ लगाएगा तो ये हो जाएगा $6, और ये पेन है $5। अब अमेरिकन कौन सा पेन खरीदेगा? जो यूएस में मैन्युफैक्चर हुआ होगा, है ना? अब इसी ये सारी चीज़ जो होनी थी हो गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्योंकि आप वोटर कहाँ के हो? इंडिया के हो, तो इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्राइसिस में आपकी हेल्प करना। वो हेल्प होती है या नहीं होती वो बात अलग है, बट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या बोला है? हमारी एक एक्सपोर्ट स्कीम लॉन्च हुई थी February 25 वाले बजट में। अब यूएस हमारा बहुत बड़ा क्या था? मार्केट। अच्छा एक चीज़ और, इंडिया और यूएस के ट्रेड में इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, विच मीन्स इंडिया को फ़ायदा होता था। अब इसी चीज़ को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये जो हमारी एक्सपोर्ट की स्कीम है, और ताकि हमारे ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये इम्पैक्ट ना हो, वो अपने जो एक्सपोर्ट के नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा रेगुलेट करेगी, थोड़ा ट्वीक करेगी, जैसा पेपर बोलता है, थोड़ा हाथ मरोड़ देगी, थोड़ा उस एक्सपोर्ट वाले डिसीजन को काउंटर करने की कोशिश करेगी, ताकि कम से कम इम्पैक्ट हो इंडियन इकोनॉमी में। जैसे ये जहाँ पे भी एम्प्लॉय हो रहे होंगे, वहाँ के लोगों को सैलरी दे रहा होगा कोई एंटरप्रेन्योर, उस आदमी को चीपर लोन्स दे दो। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है ना, चीपर लोन टू एमएसएमई। इसको एनी वे सेल करना है तो यूएस के अलावा नए मार्केट्स ढूंढो, मार्केट्स। समझ रहे हो? सो मल्टीपल स्टेप्स कैन बी टेकन। यही वो आपको पहले आर्टिकल में समझाने की कोशिश कर रहा है। कीप दिस इन माइंड, रीड इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़ आपको बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगी। अगर अब जितना मैंने आपको समझाया है उस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो यहाँ पे सब कुछ कवर्ड है। टेक्सटाइल, केमिकल्स, फोकस ऑन एमएसएमई, एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इज समवॉट समड अप है। चलो, तो वेलकम टू वाटर डे ऑफ 14th ऑफ अगस्त। द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया? ये न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि अभी चल रहा है 2025, और नेक्स्ट ईयर आएगा 2026, और 2026 में यूपीएससी, मैं अभी बताऊंगा क्या है यूपीएससी। यूपीएससी अपने 100 ईयर्स कंप्लीट करेगा। जब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा तो उससे आप तुरंत डेसिफर करोगे कि यूपीएससी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1926। अभी तो 100 साल हो रहे हैं, 2026। अब क्योंकि 100 साल हो रहे हैं, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहली एक चीज़ समझो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी said to protect a democracy. Now what is a democracy? Democracy comes from two words, demos and cracy. Demos and cracy. Demos means people and cracy means power. When the power is in the hands of people, we call it a democracy. Now Mr. Ambedkar ji said that for a healthy and vibrant democracy, हमें चार चीज़ों को प्रॉपर फंक्शन कराना पड़ेगा, बहुत न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। पहला उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही वो बॉडी है जो आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होने से बचाती है। तो फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा तो आर्टिकल 32 में जाओगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका रिट जुरिस्डिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बॉडी उन्होंने बताई कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे देश का ऑडिट करता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि पैसा आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। थर्डली he talked about इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेंशनड इन आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देश में इलेक्शन, फ्री फेयर इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिस पे राहुल गांधी क्वेश्चन कर रहे हैं। और राहुल गांधी का क्वेश्चन करना, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठना है। वाई? बिकॉज अम्बेडकर जी पहले ही कह चुके हैं ये चार ऑर्गेनाइजेशन को तो न्यूट्रली चलाओ, व्हेन इलेक्शन कमीशन इज बीइंग चैलेंज्ड, योर डेमोक्रेसी इज बीइंग चैलेंज्ड। चौथा उन्होंने बोला यूपीएससी, विच इज मेंशनड अंडर आर्टिकल
315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि ये चारों बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये चारों ही बॉडी बन गई क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया यूपीएससी का इंपॉर्टेंस क्या है। अब समझो यूपीएससी असलियत में करता क्या है। क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर पीपल के हाथ में है, तो सारे डिसीजंस भी किसके हाथ में होंगे, पीपल के हाथ में। नाउ नॉट एवरी वन कैन कम एंड टेक डिसीजंस बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल लॉजिस्टिकली। 150 करोड़ लोग इकट्ठे डिसीजंस ले ही नहीं सकते, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं पार्लियामेंट में बाय द नेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अब ऐसे एन नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, लोकसभा में 543 लोग जाते हैं। अब इन 543 में जो लीडर होता है हाउस का, दैट विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू डू हिज और हर्स वर्क विल हैव देयर ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको काम करने के लिए मिनिस्टर्स चाहिए होंगे। अब ये मिनिस्टर्स के नीचे काम करने के लिए ऑल्सो यू नीड समवन, बिकॉज निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्ट्री का सारा काम खुद कर लेंगी नहीं, तो उनको नीचे दो टाइप के लोग होंगे। एक वो जो पॉलिसी बनाएंगे, डिसीजंस लेंगे, और एक वो जो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। कर तो ये भी इम्प्लीमेंट ही रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में दे आर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, वो टू डू लिस्ट लिख रहे हैं और फिर टू डू लिस्ट फॉलो की जा रही है। तो ये रिकमेंडेशन यहाँ पे कौन बैठेगा। अब वो चाहे तुम्हारा आर्मी हो, या तुम्हारी सिविल सर्विसेज, या तुम्हारी मेडिकल सर्विसेज, इसमें कोई सी भी सर्विसेज हो, तुम्हारी इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस लेवल के लोगों को रिक्रूट करना है तो यूपीएससी रिकमेंड करता है। इसीलिए यूपीएससी एग्जाम कहलाता है। यूपीएससी एक बॉडी है जिसमें मल्टीपल लोग हैं। यूपीएससी के मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दे रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स और 6 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। एक बार आप यूपीएससी मेंबर बन गए तो आप कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब कभी भी नहीं कर सकते। आपका रिमूवल, आप अगर रिजाइन आपको करना है, यू गिव योर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपका रिमूवल विल बी सिमिलर टू अ सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। हमें इतना ही याद रखना है। बाकी यूपीएससी याद रखो, आर्टिकल 315 और पार्ट 14, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमें रिकमेंडेशन देती है इस एंट्री पे जॉब्स की। तो रिकमेंडेटरी रोल, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसके 100 साल हो रहे हैं इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी समझो। 1926 में अगर ये आया था तो किसी के रिकमेंडेशन पे आया होगा, ऑफकोर्स आया होगा। तो वो था बंदा ली कमीशन। जब 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्योंकि उस टाइम पे मोन्टैग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन था, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब वो मिनिस्टर जो सीधे ब्रिटेन पार्लियामेंट से बात करता था, और उसके सारी चीज़ें यहाँ इंडिया में इंप्लीमेंट करता था वाइस रॉय। बेसिकली सारी पावर वाइस रॉय के हाथ में होती थी इंडिया में, बस वो एक बंदे को रिपोर्ट करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि लंदन में बैठता था। तो बेसिकली अल्टीमेट पावर वॉज विद वाइस रॉय, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सारी इंप्लीमेंटेशन किसके पास थी, वाइस रॉय के पास। अब मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट में ये जो सर्विसेज है ना, इनको अब हम रिक्रूट करेंगे थ्रू एन एग्जामिनेशन। इसीलिए ली नाम के इंसान को बुला के बोला गया रिकमेंडेशन दो कैसे बनाना है। तो ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और 1926 में 1919 में फरमान आया कि बनाना है पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फॉर्म में, एक लॉ के फॉर्म में। फिर ली कमीशन बनाया गया। 1923 में ली कमीशन बना, इसने 3 साल काम किया। 1926 में फाइनली यूपीएससी वॉज एस्टैब्लिश्ड। समझ में आया। चलो, तो इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। और अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जाके लेवल अप को इंस्टॉल कर सकते हो। आप अगर प्ले स्टोर यूज़ करते हो तो भी लिंक अवेलेबल है, ऐप स्टोर यूज़ करते हो तो माई इंस्टीट्यूट नाम का लिंक आएगा, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कोड इज़ ERAVU, इराबू, है ना। वहाँ पे जाके यू कैन गो एंड टेक दिस PDF। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। चलो, सेकंड थर्ड न्यूज़ पे आते हैं। UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। अब जैसे सुना होगा, नोबल पीस प्राइज़ होता है ना। फिजिक्स में अगर बहुत अच्छा काम करोगे तो तुमको नोबल मिलेगा, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा काम करोगे नोबल मिलेगा, लिटरेचर में बहुत अच्छा काम करोगे नोबल मिलेगा, मैथ्स में बहुत अच्छा काम करोगे तो एबल प्राइज़ मिलेगा। उसी तरीके से अगर तुम बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा काम करोगे, और तुम मतलब एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर इन्वायरमेंट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब कितने डाइवर्स टाइप के आपके पास लिविंग एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं। लेट्स से अगर मैं इस स्टूडियो में अकेला हूँ तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ की 1 है। इफ़ लेट्स से आई हैव अ कैट विद मी तो बायोडाइवर्सिटी विल बिकम 2। लेट्स से इफ आई हैव 2 ह्यूमन सिटिंग है तो बायोडाइवर्सिटी रिमेन्स
वन। कितना डाइवर्स है ना। इफ अगर एक स्नेक भी है, एक कैट है, एक माउस है, एक डियर है, तो बायोडाइवर्सिटी 5 है। एक यूकेलिप्टस प्लांट रखा है तो 6 है। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है यार यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अभी इंडिया में कर्नाटका, आपने एक प्लेस सुना होगा जहाँ की कैपिटल है बैंगलोर। तो कर्नाटका में एक शहर है धारवाड़ नाम का, वहाँ पे एक ग्रुप है बीबी फातिमा नाम का। उस ग्रुप को, और वो ग्रुप कौन से विलेज का है, तीरथ विलेज, याद नहीं रखना। आप बस याद रखो बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है कहाँ का, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, विच इज इन कर्नाटका। उसको ये अवार्ड मिला है फ्रॉम यूएनडीपी, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नोबल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो आप समझो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का नोबल प्राइज है, मतलब हाईएस्ट अवार्ड है। जैसे मूवीज के लिए ऑस्कर, प्रेजेंटेड अंडर द इक्वेटर इनिशिएटिव ऑफ यूएनडीपी, मतलब ये अवार्ड देता है यूएनडीपी। रिकग्नाइज कम्युनिटी लेड एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फ्रीक्वेंसी बाईनियल, बाईनियल फ्रीक्वेंसी मतलब 2 साल में एक बार मिलता है। तो ये अवार्ड 2 साल में एक बार मिलता है। फिर उसके बाद ये बायोडाइवर्सिटी की फील्ड का नोबल प्राइज है। इस अवार्ड को देता कौन है, यूएनडीपी। ये अवार्ड मिला किसको किसको, बीबी फातिमा। बीबी फातिमा नाम का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक एनजीओ मान लो। बीबी फातिमा नाम का एक ग्रुप है जो कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट का है। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज इन कर्नाटका, बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। अवार्ड का नाम है यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। बस इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिख दी है बस उतनी सी याद रख लो। चलो, अब ये नेक्स्ट टाइम 2027 में मिलेगा। मतलब ये एक बाईनियल अवार्ड है, ये एक बाईनियल अवार्ड है। वंस इन एवरी 2 ईयर्स, वंस इन एवरी 2 ईयर्स। अब ईस्टर आइलैंड पे आते हैं। ये टॉपिक मैंने बहुत रिसेंटली कवर किया जब मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे सी लेवल राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा तो नीचे लेवल की जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाएंगे। मल्टीपल टाइम्स बताया जब मैंने आपको तुवालू आइलैंड की बात की थी, पॉलिनेशिया में। एक्जैक्टली वही सिचुएशन हो रही है ईस्टर आइलैंड के साथ। तो समझाने वाला कोई पार्ट नहीं है, बस तुम इतना समझो ईस्टर आइलैंड जो है ये पैसिफिक ओशन में है। साउथ अमेरिका में कंट्री है चिले। ये ईस्टर आइलैंड है तो यहाँ पे, और चिले सिर्फ इतना पतला सा है, ये चिले है ना, ये चिले है। बट चिले पे, चिले का कंट्रोल है ईस्टर आइलैंड पे, जस्ट लाइक हमारे इंडिया का कंट्रोल है लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स पे। उसी तरीके से चिले का कंट्रोल है ईस्टर आइलैंड पे। बात यह है कि 2080 तक माना ये जा रहा है कि ईस्टर आइलैंड सबमर्ज हो जाएगा। सबमर्ज हो जाएगा मतलब पानी में डूब जाएगा। और रीज़न मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। आपने ये वाले फोटोग्राफ्स देखे होंगे इंस्टाग्राम में, है ना, लॉट ऑफ सोशल मीडिया। तो ये आपको यहीं ईस्टर आइलैंड में ही मिलते हैं। ऐसा माना जाता है समवेयर अराउंड 800-900 ईयर्स बैक, तो द पीपल रापा नुई पीपल हु आर रापा नुई पीपल, रापा नुई पीपल आर योर इंडिजिनस पीपल ऑफ ईस्टर आइलैंड। मतलब जो ईस्टर आइलैंड नाम की जगह है ना चिले में, विच इज इन द पॉलिनेशियन रीजन अराउंड न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड ट्रायंगल बनता है, जो रापा नुई है, रापा नुई ये इंडिजिनस ट्राइब है। इंडिजिनस ट्राइब कहाँ की है, तो दिस इज एन इंडिजिनस ट्राइब ऑफ ईस्टर आइलैंड। तो बेसिकली वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, नाम है रापा नुई। तो रिमेंबर दिस इज द ट्राइब। ऐसा माना जाता है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने 800 साल पहले को बनाया था। और ये आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं दिखे। तो अगर ईस्टर आइलैंड डूबा तो ये भी डूब जाएंगे, है ना। बहुत पॉपुलर है, आपने देखा होगा, ये बहुत पॉपुलर है। तो ये भी डूब जाएंगे। आई गेस सिग्मा वाले वीडियोस में भी ये फेस यूज़ होता है। चलो, ईस्टर आइलैंड याद रखो। हाँ, फिर आ जाओ स्पाइस स्कीम, सबसे बढ़िया चीज़ है, बस इसलिए याद रखो। दुनिया हमें स्पाइसेस के लिए जानती है। पूरी दुनिया हमें स्पाइसेस के लिए जानती है क्योंकि हम ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा वार्म और मॉइस्चर चाहिए स्पाइसेस ग्रो करने के लिए। इवन जो वास्को डी गामा इंडिया आया था, इतनी सारी जो वेस्टर्न कंपनीज इंडिया आई थी, लाइक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्टाडो डा इंडिया जो पोर्चुगीज़ कंपनी थी, ये इंडिया में क्या करने आए थे, ये इंडिया में मसालों का ट्रेड करने आए थे, स्पाइसेस का ट्रेड करने आए थे। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं केरला में, केरला में, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन के पास वाला रीजन है। इसीलिए आप देखोगे स्पाइसेस इंडोनेशिया में भी बहुत होते हैं। ये जो इंडोनेशिया वाला रीजन है यहाँ पे भी स्पाइसेस बहुत होते हैं क्योंकि क्लाइमेट सेम होता है, इंडोनेशिया इंडिया। इसीलिए आप देखोगे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडोनेशिया चली जाती है ट्रेड करने, और वो इंडिया छोड़ देती है। बैटल ऑफ बेदारा में ब्रिटिशर से हार जाते हैं। बैटल ऑफ बेदारा, इट वॉज फॉट इन द ईयर 1759 बिटवीन डच एंड इंग्लिश, डच वर्सेज इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश जीत गए थे, जिस वजह से डच अपना सारा ट्रेड इंडोनेशिया लेके आ गए थे और उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, नहीं तो आज हम पे शायद डच ने रूल किया होता। चलो, फिलहाल याद रखो क्योंकि इंडिया तो स्पाइसेस के लिए पॉपुलर है। इसलिए आप देखोगे जब पहली बार केरला की गवर्नमेंट ने अपना बॉन्ड लॉन्च किया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हम पैसा उठाने गए थे, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इंडियन बॉन्ड का नाम रखा गया था मसाला बॉन्ड। मतलब इंडिया के स्पाइसेस इतने फेमस हैं कि मसाला वर्ड बहुत फेमस है। मसाला इज़ एसोसिएटेड विद इंडिया एंड इंडियन स्पाइसेस। तो अब स्पाइसेस हमारे इतने पॉपुलर हैं, और
इसको ऐसे समझ लो, वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो उसने अपनी फर्स्ट ट्रिप पे एक्स अमाउंट लगाया था, और जब वो यूरोप में सेल किया था उसने तो 60x प्रॉफिट बनाया था। मतलब यू आर इन्वेस्टिंग 10 रुपीज़ एंड यू आर जनरेटिंग 600 रुपीज़। कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, इसको देखते देखते लोग आ गए। तो अब इंडियन गवर्नमेंट अपने स्पाइसेस को प्रमोट करती है, स्पाइसेस को सेल करती है। सवाल आता है इंडिया में स्पाइसेस को सेल करने के लिए क्या हमारे पास कोई बॉडी है? तो बिल्कुल हमारे पास एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक लॉ से बनी हुई बॉडी, और वो काम करती है सीधा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, एंड पीयूष गोयल इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। और इस बॉडी का नाम है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है कि वो इंडिया में इंडियन स्पाइसेस की बाहर मार्केट डाइवर्सिफाइज कराए, नए नए मार्केट ढूंढ के लाए, इंडिया में स्पाइसेस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाए, इंडिया में स्पाइस इंडस्ट्री लाए, इंडिया में जितने स्पाइसेस हैं उनको जीआई टैग दिलाओ। तो डिफरेंट टाइप, ये डिफरेंट टाइप है ना, देखो टर्मरिक भी। अच्छा, एक जो आपने सुना होगा इलायची, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डमम। इलायची सुना, इलायची, इट इज़ कॉल्ड एज कार्डमम। तो कार्डमम पे भी हम खास प्रमोशन और खास ध्यान रखते हैं कि इंडिया की कार्डमम की भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती रहे, क्योंकि हाई हाई डिमांड में होता है। इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी स्पाइस्ड स्कीम का जो काम है वो मैंने बता दिया। अब देखो इन्होंने बड़ा अच्छा सा नाम रखा है। स्पाइस्ड का फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। बात वही है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर, मतलब जो स्पाइस इंडस्ट्री है वो सस्टेनेबल हो, आज भी पैसा दे और कल भी पैसा दे, उसको एक्सप्लॉइट मत करो। मेक इट अ गुड, मतलब मुर्गी काटिए मत, मुर्गी से एक अंडा लीजिए। सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस, मतलब सरकार इंटरवीन करती है कि तुम ये करो वो करो, तभी तो इतने सारी हेल्प पहुंचा रही है। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ताकि एक्सपोर्ट डेवलप हो किसका? स्पाइसेस का। उसी से उन्होंने एक इनोवेटिव नाम बना दिया स्पाइस स्कीम। तो गवर्नमेंट ऐसे ही नाम रखती है, जैसे गाय वगैरह के लिए बना रखा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बना रखा है आईपी नानी। क्या, चलो, दैट इज इट आई गेस, यस। इफ देयर इज नथिंग एल्स, चलिए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, टेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट डल गया है पीपीटी में, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो, फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड होपफुली वील हैव अ क्लास टुमारो। No, so tomorrow is Independence Day. We'll try to have a class tomorrow. I'm not promising, but we will try definitely. We have, so that we have a class tomorrow. And also, if you're liking the classes, please share, subscribe, and like. And also, if you think the quality of teaching is good, and if you're preparing for CLAT, CUET, or IP MAT for the year 26 or 27, same goes in all the examination. You can enroll to our courses. In case you find any difficulty, you can reach out to us on this number 880 8888 415. We will try to connect back and try to resolve any query that you have. For now, thank you so much. We'll see you tomorrow. Bye.